हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज आपको बता दें कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जो कार्टून फिल्मों या सुपर हीरोज़ की फिल्मों के शौकीन हैं, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों के शौकीन हैं, या आप स्वयं अगर जेम्स बॉन्ड को पसंद करते हैं या सुपर हीरोज़ की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो आपको अब वो फिल्में, वो कार्टून देखना बंद कर देना चाहिए। अब आपको जियो पॉलिटिक्स देखना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जियो पॉलिटिक्स का हाल हूबहू कार्टून फिल्मों जैसा हो गया है। अभी तक, जब तक ट्विटर, माफ़ कीजिएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जब तक लड़ाई चल रही थी, तब तक ये सुनने में आ रहा था पूरा यूरोपीय यूनियन इकट्ठा होकर ट्रंप के खिलाफ एक कोलिजियम बनाएगा, और अगर ट्रंप ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई करते हैं तो उसकी कठोर प्रतिक्रिया दी जाएगी। वो कठोर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पूरी की पूरी बटालियन इन लोगों ने भेज दी है। ये 7 कंट्री, जिनका नाम आप पीछे देख पा रहे हैं, इन्होंने एक कोलिजियम बनाया था कि हम 7 देश मिलकर ग्रीनलैंड की सुरक्षा करेंगे, यूरोपीय यूनियन के नेक को बचा कर रखेंगे। इस क्रम में यूनाइटेड किंगडम ने एक जेम्स बॉन्ड भेजा है ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए। वहीं फिनलैंड ने 2 जेम्स बॉन्ड, नॉर्वे ने 2, स्वीडन ने 3, जर्मनी ने 13, फ्रांस ने 15, और वो डेनमार्क, जिसकी स्वयं वो टेरिटरी है ग्रीनलैंड, जो कह रहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी टेरिटरी हम नहीं देंगे, उसने पूरे 150 सुपरमैन भेज दिए हैं। अब ये हल्क, थार, स्पाइडरमैन, बैटमैन, शक्तिमान, सब लोग इसमें मिलाकर हैं। इसके बाद जो ट्रम्प था, तमराज किल्विस, उसने कस के डांट दिया। तो ये जो फ्रांस वाले थे 15 सैनिक, ये अपनी राइफल को वहीं ग्रीनलैंड की बर्फ में ही छोड़कर भाग गए हैं। तो मैंने रीजनिंग सेट की, मैंने इनको काउंट में जोड़ा, तो 186 सैनिक भेजे गए इन 7 राष्ट्रों के द्वारा ग्रीनलैंड की सुरक्षा के लिए, जिसमें से तमराज किल्विस ने 15 को डांट दिया, तो वहाँ से बाकी भाग गए। तो कुल बचे 171, जिनके पास आपको जानना होगा कि राइफल जैसा मजबूत हथियार है, जो अमेरिका से ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने वाला है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह की कार्टून फिल्में वहाँ चल रही हैं, जिनको देखना ज़रूरी होगा। साथ ही अब आते हैं अपने मुद्दे पर, जो आज का करंट हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने आपको फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक समझौते की बात बताई थी। आज देखिए उसका थोड़ा बहुत असर फिर से आ गया। जियो पॉलिटिक्स में आजकल ये हो रहा है ना, जैसे बात करते हैं कि तुमने उससे बात क्यों की, तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ऐसा कुछ हिसाब आजकल जियो पॉलिटिक्स में चल रहा है कि तुमने उससे बात कर ली, अब लो, अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। इसी तरह से दबाव बनाया जा रहा है, और उस दबाव में तमाम लोग आ भी जा रहे हैं। ट्रंप ने नया आर्थिक कूटनीतिक हथियार चला दिया है। आपको पता है ट्रंप किसी भी तरह का हथियार चलाने से डरता नहीं है। उसने एक आर्थिक हथियार चलाया है। उसने कहा है पे एंड प्ले की रणनीति, यानी कि पैसा दो और गेम खेलो। उसने पूरे दुनिया को एक गेम, एक मैदान बना दिया है, जिसमें वो कहता है कि पैसा दो और आके गेम खेलो। इसको इस तरह समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए महत्वपूर्ण, अभूतपूर्व कदम उठाया है। फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन, ये देख रहे हैं ना, ये वाइन और ये शैंपेन, फ्रांसीसी वाइन और शैंपेन पर 200% आयात शुल्क लगाने की धमकी का उद्देश्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को बोर्ड ऑफ पीस, इसको ध्यान रखिएगा, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। इसको बात करने से पहले हम समझ लें कि ये मामला क्या है। मामला ये है कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि ट्रंप ने इमैनुअल मैक्रों की एक निजी चैट जो उन दोनों के बीच हुई थी, उसको जग जाहिर कर दी, उसको लीक कर दिया। तो आपको बताएं, उस चैट को अगर आप पढ़ेंगे जाकर, गूगल पे चेक करिएगा, तो उसमें मैक्रो ये कहते हुए मिल रहे थे कि अगर तुम मुझे इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनाना चाहते हो तो मैं सहर्ष तैयार हूँ, मैं इसका हिस्सा बन जाऊँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी कुछ करना होगा बड़ा। उनके कहने का मतलब था, अगर आप ग्रीनलैंड पर कब्जा छोड़ देते हैं, ग्रीनलैंड पे जो आप कार्रवाई कर रहे हैं, अगर उसे आप छोड़ देते हैं, तो हम सहर्ष आपके इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन जाएंगे। ट्रंप ने ये बात दुनिया को उजागर की कि देखिए ये आदमी बड़ा सीधा बन रहा था कि हमको बहुत शांति से मतलब है। इसको शांति वांति से मतलब नहीं है, इसको मतलब है ट्रेड से, ज़मीन से, पैसे से। यानी कि अगर मैं ये कह दूं कि मैं अमेरिकी संप्रभुता को, अमेरिकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, उसको कंप्रोमाइज़ करता हूं, मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा छोड़ देता हूं, तो ये हमारे बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य बनने के लिए तैयार हैं, अन्यथा ये नहीं बनेंगे। यानी कि ट्रंप ने मैक्रो की घोर बेइज्जती कर दी पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैं ऐसा ट्रंप ने किया क्यों? क्योंकि मैक्रो ने इस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने से मना कर दिया। अच्छा, मना क्यों कर दिया? आपने सुना होगा हाल ही में भारत के पास भी इस बोर्ड ऑफ पीस का न्योता आया है कि नरेंद्र मोदी भी इसमें पार्टिसिपेट करें।
अच्छा, तो इतना प्रॉब्लम वाली बात क्या है इसमें? ऐसी क्या समस्या है कि लोग इससे दूर भाग रहे हैं? जैसे कनाडा ने भी ये कह दिया कि हम हिस्सा तो बनेंगे बोर्ड ऑफ पीस का, लेकिन भैया हम पैसा नहीं देंगे। ट्रंप का ये कहना है कि अगर आपको बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनना है तो आपको $1 बिलियन आपको पैसा देकर आपको इसका टिकट खरीदना होगा। आपको बताएं कि अगर इस तरह की हिस्सेदारी चल रही है तो आप ये समझिए, यूएई तुरंत, हंगरी जैसे और यूएई जैसी राष्ट्र तुरंत तैयार भी हो गए कि हाँ ठीक है, हम हिस्सा बन रहे हैं तुम्हारे। अच्छा, ऐसा कर क्यों रहे हैं ट्रंप? आपको बताएं, जो अब तक नेशनल सिक्योरिटी के लिए, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए यूनाइटेड नेशन का जो भूमिका थी उसको बाईपास कर रहे हैं ट्रंप। आप अगर ध्यान से देख पाएंगे तो एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के। वहाँ पर जो सिक्योरिटी काउंसिल थी उसको अभी नई ये जो पीस बोर्ड ऑफ पीस है इससे प्रतिस्थापित करना चाहते हैं, और इसमें वो ये कह रहे हैं कि अगर आप इतना पैसा दे देते हैं तो आप इसके सदस्य बन जाएंगे, आपके पास वीटो का अधिकार होगा। और कह रहे हैं कि आप पीस में भागीदार बनना चाहते हैं तो आइए। और इसके अध्यक्ष जो हैं, आप जानकर आपको फिर से हंसी आएगी कि आजीवन इसके जो चेयरमैन होंगे वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे। आज राष्ट्रपति उनके नाम के आगे लिखा है, जब कल राष्ट्रपति हट जाएगा तो भी इसके आजीवन अध्यक्ष रहने वाले हैं, आजीवन चेयरमैन रहने वाले हैं। तो कितनी हास्यास्पद बात है ये कि मैक्रो ने मना कर दिया कि नहीं मैं पैसा नहीं दूंगा, तो उन्होंने उनकी ट्रंप ही जग जाहिर कर दी कि लो देखो भाई, ये चैट ही उन्होंने जग जाहिर कर दी कि लो देखो भाई ये किस तरह की डीलिंग कर रहा है मुझसे। भारत का रुख की बात करेंगे तो भारत के ऊपर भी, भारत के पास भी ये बोर्ड ऑफ पीस का न्योता आया हुआ है, हालांकि भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आपको पता है भारत की जो भी प्रतिक्रिया आएगी, अगर निगेटिव आती है तो ट्रंप का फिर वही टैरिफ वॉर शुरू होगा। यानी कि एक तरह से ट्रंप ने आर्थिक कूटनीति का हथियार बना लिया है इसको, एक तरह की चुंगी बना दी है कि आओ चुंगी दो, और ज़बरदस्ती करना है। मतलब वो जो होता नहीं है कि दुर्गा पूजा जब स्टार्ट होती है, रामलीला स्टार्ट होती है, तो ज़बरदस्ती रामलीला हो रही हो या ना हो रही हो, मोहल्ले के कुछ दो चार दादा होते हैं, वो पर्चा लेके आ जाते हैं कि लो भाई तुम्हारे नाम पे काट दिया ये पर्चा, ये लो 2 पैसा। उनको नहीं मतलब है कहीं रामलीला हो रही है नहीं, लेकिन पर्चा आपको काट के दे दिया, आपको भगवान के नाम पे आपसे चंदा ले लिया। वो हाल यहाँ ट्रंप ने फैला रखा है कि आपसे ज़बरदस्ती पर्चा कटवा के वो पैसा ले लेंगे। इस तरह की हरकत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भू राजनीति है, जियो पॉलिटिक्स है, उसको गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। इसकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए। अपने आप में बड़ा असहज बात है कि कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है। इवन जो ट्रंप के जानी दुश्मन हैं वो भी प्रतिक्रिया करने से बच रहे हैं। तो क्या सच में सन की तानाशाह होने वाला है व्यक्ति? चलिए वो देखने की बात होगी। नहीं, फिलहाल अभी जो करंट का मुद्दा है वो ये है कि इन्होंने मैक्रो को कहा है कि तुम बहुत समय राष्ट्रपति रहने वाले नहीं। ये भी लिखा उन्होंने कि अब बहुत जल्दी तुम जाने वाले हो, और अगर तुम मुझसे बदमाशी करोगे, मुझे पैसा नहीं दोगे, बोर्ड ऑफ पीस के सदस्य नहीं बनोगे, तो मैं तुम पे 200% का आयात शुल्क लगा दूंगा। तुम्हारी वाइन और क्या पीते हैं इसको, 200% का आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है वाइन और शैम्पेन पे, किलो वाई लगा दूंगा। अब देखिए मैक्रो इस पर क्या रिएक्शन देते हैं। हालांकि मैक्रो प्रशासन ने इसको नीचतापूर्ण कार्यवाही बताया है। उन्होंने बताया है किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष की चैट इस तरह से लीक करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक नियमों को दुविधा पैदा करता है। निश्चित रूप से ये गलत है, लेकिन अब कौन ही, ट्रंप के लिए तो कुछ गलत रह ही नहीं गया, उसके लिए सब कुछ सही है। वैश्विक व्यापार युद्ध में भारत पर प्रभाव की बात करेंगे तो यूरोपीय संघ के साथ संबंधों की बात करें तो अभी हाल ही में आपने लगातार पढ़ा कि जर्मनी, फ्रांस, यूके जैसे राष्ट्रों से भारत का सहयोग बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? सबको चाहिए नया मार्ग, सबको चाहिए नई आपूर्ति श्रृंखला। इसमें सब भारत की तरफ देख रहे हैं। हमने आपको बताया था कि सब अब ऑफ शोरिंग से पीछे हटकर फ्रेंड शोरिंग की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड शोरिंग का मतलब एक ऐसा मार्केट डेवलप करना, एक ऐसा पैरेलल मार्केट डेवलप करना जिसमें भले ही चीज़ आपको थोड़ा महंगी पड़े लेकिन आपके मुताबिक हो, आपके हिसाब से हो, उसकी आपूर्ति श्रृंखला कभी बाधित ना हो, उसमें कोई इस तरह की बाधा ना पैदा हो। इसको इस तरह से जोड़ के देखिए। 2022 की एक घटना आपको बताता हूँ। 2022 में टर्की में एक क्राइसिस आया, क्योंकि 2022 में रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध शुरू हो गया, और टर्की का जो अनाज का आपूर्ति करता था वो था यूक्रेन। और जब युद्ध शुरू हो जाता है दोनों के मध्य में, तो टर्की के पास फूड क्राइसिस आता है, गेहूं का क्राइसिस आता है, वीट क्राइसिस आता है। ऐसे में भारत ने एक गुड जेस्चर दिखाते हुए अपने हाई क्वालिटी के जो गेहूं थे, जो वीट था, उसको टर्की के लिए रवाना कर दिया। बहुत बड़ा शिपमेंट, बहुत बड़ा कार्गो भेज दिया, और उसका कोई चार्ज नहीं था, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। वो जो शिपमेंट था वो टर्की के बंदरगाह पे पहुंचता है, और टर्की की जो प्रशासन है उसको लेने से मना कर देती है कि नहीं,
ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खाने की गुणवत्ता के जो मानक हैं उन पे ये वीट, ये जो गेहूं है ये उनको फुलफिल नहीं करता है। ऐसे में ये दूषित गेहूं हम नहीं लेंगे। ये दो तरह का भारत के लिए धक्का था। एक तो भारत ने जो प्रयास किया, गुड जेस्चर किया, उसको धक्का था। दूसरा ये कि भारत की जो व्यापार नीति थी, यानी जो भारत का ग्रेन था उसको लो दर्जे का, उसको नीचे दर्जे का बताकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके व्यापार को प्रभावित कर दिया गया। हालांकि भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने बड़ा संयमित और शांत रहते हुए उस कार्गो को दिशा बदल दी और वो कार्गो पहुंचा इजराइल। इजराइल ने उस कार्गो के भरपूर पैसे भारत को दिए, यानी कि जो मार्केट प्राइस था वो पैसा दिया और पूरा का पूरा शिपमेंट इजराइल ने रख लिया और ये साबित कर दिया कि भारत का जो ग्रेन है उसकी गुणवत्ता उच्च है। और इजराइल ने भारत का जो साथ दिया उसके लिए भारत उसका आभारी रहेगा। साथ ही भारत की जो स्थिति थी वो और मजबूत हो जाती है, क्योंकि एक राष्ट्र ने जिसने किसी जियोपॉलिटिकल इशू के चक्कर में ऐसा किया कि भारत को अपमानित करने का प्रयास किया, वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। बाद में उसने ऐसा किया क्यों, अगर इसके पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। उसने सोचा ये जो रूस और यूक्रेन के मध्य वार है ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। उसे क्या पता था कि ये वार अब तक चलता रहेगा। ऐसे में उसने अपनी सप्लाई चेन को सोचा था कि कुछ दिनों में हम मेंटेन कर लेंगे, लेकिन तुर्की ने बहुत कुछ खो दिया। तुर्की ने एक व्यापारिक साझेदार खो दिया, एक बढ़िया दोस्त खो दिया। साथ ही उसने आपूर्ति श्रृंखला के लिए रूस की तरफ रुख किया उसके बाद कि कहीं रूस से हमको मिल जाए। लेकिन उस वक्त की जो स्थिति थी, चारों तरफ माइंस बिछे हुए थे जल में, सीज में, तो वहाँ से भी, और साथ में सैंक्शन लगे हुए थे रूस पे, रूस से भी उसको सहायता नहीं मिल पाई, यूक्रेन से भी उसको सहायता नहीं मिल पाई। बाद में उसने जैसे तैसे करके अपने आप को मैनेज किया। लेकिन इससे सीखने को क्या मिलता है, वही जो बात हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था फ्रेंड शोरिंग वाला, कि अब दुनिया फ्रेंड शोरिंग की तरफ बढ़ रही है, ऑफ शोरिंग से पीछे हट रही है। इसका मतलब दो पैसा महंगा मिल जाए चलेगा, लंबा रूट तय करना पड़े वो चलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति से नहीं लेना है जब ज़रूरत आन पड़े, जब ऐसी स्थिति बने। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी जोड़ के देखेंगे कि भारत आखिर इस वक्त अभी हाल ही में जो फ्रांस के साथ 114 राफेल लड़ाकू विमानों का फिर से समझौता होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कि भारत अमेरिका जैसे F-35 जैसे विमान जिसे वो बेचने के लिए उतावला बैठा हुआ है कि ले लो, उसे भारत क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि भारत उसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ रहा है, फ्रेंड शोरिंग वाले पे, कि कल को जब हमें थोड़ा महंगा पड़ जाए हमें चलेगा, थोड़ा कमज़ोर रहेगा वो भी चलेगा। मतलब हमारा फाइटर जेट मान लेते हैं कि थोड़ा सा 4.5 जनरेशन है, 5th जनरेशन नहीं है, वो भी हम चला लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि जब कल को हमें रणनीतिक महत्व में रणनीतिक आवश्यकता हो तो तुम पीछे हट जाओ, तुम कहोगे नहीं भाई अब हम तुम्हें ये इसका पहिया ही नहीं देंगे, कहाँ से लगाओगे पहिया तुम। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भारत इस वक्त यूरोपीय कंट्रीज़ के साथ व्यापार, अलग अलग ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, मुक्त व्यापार समझौते कर रहा है। इसमें कुछ चीज़ें भारत के पक्ष में हैं तो कुछ चीज़ें भारत के विपक्ष में भी जाती हुई प्रतीत होती हैं। पक्ष की बातों की बात करें तो भारत एक तरह का नया आपूर्ति मार्ग प्रस्तुत कर सकता है, एक अल्टरनेट व्यवस्था प्रस्तुत कर सकता है इस समय, जब अमेरिका कुछ चीज़ों को मतलब यूरोपीय यूनियन के ऊपर जब वो टैरिफ लगाएगा तो उनके निर्यात आयात को प्रभावित करेगा। ऐसे में भारत एक बड़ा मार्केट है जो उसको उस शॉक को ऑब्जर्व कर सकता है। उस शॉक वेव को अगर भारत ऑब्जर्व करता है तो ये भारत के लिए आपदा में अवसर जैसी स्थिति बन जाएगी और भारत एक नई आपूर्ति श्रृंखला का पुनर्संरचना करने में सक्षम होगा। मुद्रा और निर्यात की बात करें तो भारतीय मुद्रा इस प्रपंच से भी प्रभावित होने वाली है। भारतीय मार्केट की स्थिति आप देख ही रहे हैं इस वक्त कैसी बनी हुई है, और साथ में अमेरिका यूरोप व्यापार तनाव से भारत के यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापारिक समीकरण प्रभावित होंगे ही होंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होंगे और कुछ निगेटिव डायरेक्शन में भी होंगे। लेकिन आपको क्योंकि अब ज़रूरत है अपने लिए खड़े होने की, अपने लिए स्टैंड लेने की, तो हमको भी अपने लिए खड़ा होना होगा, अपने लिए स्टैंड लेना होगा और अपने हित के सापेक्ष कार्रवाई करनी होगी। अंडमान और निकोबार भारत का पूर्व का द्वार। आपको पता है अब भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसमें ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है ये भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। केवल हमारा ये स्थल नहीं है, ये हमारा एक आर्मी बेस है, हमारी मिलिट्री की ताकत है, हमारी नौसेना की जो एक तरह का गेट है। समझ लीजिए आपकी नौसेना ने एक तरह का गेट बना कर रखा है जहाँ से जब चाहे तब
किसी भी स्तर पर चीन जैसे बड़े राष्ट्र जो भारत को मोतियों की माला के माध्यम से घेरने का प्रयास करते हैं, उनको रोकने में सक्षम हो सकता है। आपको बताएं कि अंडमान और निकोबार ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट, ओएफएस की रिपोर्ट के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत की रणनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। यह द्वीप समूह भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सामरिक उपस्थिति को मजबूत करता है। ठीक वैसा ही है जैसा आपके घर में तो आपके हथियार हैं ही, लेकिन इस तरह का हथियार होना जो ये केवल एक ज़मीन नहीं है, इस वक्त ये एक आपके एसेट का कार्य कर रहा है। ये इसकी स्ट्रेटजिक लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी ज़बरदस्त है, जो आपको रणनीतिक रूप से बढ़त प्रदान करती है। ग्रीनलैंड में सैन्य गतिविधियाँ, ग्रीनलैंड चर्चा है, अभी हमने फिर चर्चा की थी, फिर से चर्चा कर देते हैं कि जहाँ हर तरफ दोहरी राजनीति चल रही है। एक तरफ कनाडा, जहाँ ग्रीनलैंड की स्वतंत्रता के लिए खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, कहता है कि नहीं, ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई से बचाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ एक सैन्य अभ्यास करता हुआ दिखाई पड़ जाता है ग्रीनलैंड के बॉर्डर पर। तो यहाँ पर आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच ग्रीनलैंड अमेरिका और कनाडा के सैन्य विमानों की मेजबानी कर रहा है। यह क्षेत्र वैश्विक शक्तियों के बीच नई प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है। हालांकि ये जो वर्ड हैं, ये अगर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं तो ये वर्ड सुनने में अच्छा लगता है कि वैश्विक शक्तियों के बीच नई प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया है, लेकिन मैं इस वर्ड को नहीं मानता हूँ। कहाँ से बन गया है वैश्विक शक्तियों के मध्य नई प्रतिस्पर्धा? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये एक तरफा गेम है जहाँ पर पे एंड प्ले की रणनीति चल रही है, पैसा दो और गेम खेलो। कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरी ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो अमेरिका को इस वक्त फिलहाल चुनौती दे रही हो। वो अपने आप में स्वतंत्र है, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उसे कोई नहीं रोक सकता फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए वर्ड जो लिखा हुआ है ये गलत है। आपको अपनी ऐसे राइटिंग में, अपने आंसर राइटिंग में इस तरह के वर्ड का प्रयोग जरूर कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से इस वक्त इसकी टॉलरेंस, इसकी व्यवस्था एकदम शून्य के स्तर पर पहुंची हुई है। भू राजनीतिक महत्व, जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक में नए जलमार्ग और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच खुल रही है, जिससे इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बढ़ रहा है। अभी तक कल तक ट्रंप कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हम इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि ये कार्रवाई जो है वो नेशनल सिक्योरिटी तक ही सीमित नहीं है, ये वहाँ के खजानों को भी खोजने की एक प्रक्रिया है। भाजपा में नया नेतृत्व, भाजपा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, जिसमें निर्विरोध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, इनके लिए महत्वपूर्ण है इनकी एज है 45 ईयर्स, और नितिन गडकरी जिनकी एज थी 52 साल जब ये अध्यक्ष बनते हैं, और ये इनकी एज है 45 साल जब ये अध्यक्ष बनते हैं। इसका मतलब भाजपा के इतिहास में ये सबसे युवा अध्यक्ष बन चुके हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है। बात करते हैं भाजपा की इस प्रणाली के, तो भाजपा के जो पहले अध्यक्ष थे 1980 के दशक में जनसंघ से अलग होने के बाद भाजपा के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बनते हैं। भाजपा के अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल जिन्होंने सबसे लंबे समय तक सेवा की वो हैं लाल कृष्ण आडवाणी। भाजपा में 2012 के पहले ऐसी नीति थी कि कोई अध्यक्ष 3 साल तक अपने अध्यक्ष पद पर बना रह सकता है, उसके बाद वो अगला कार्यकाल नहीं कर सकता है, यानी कि उसे गैप मारना होगा, बीच में लगातार 2 कार्यकाल नहीं कर सकता है। 2012 में इस नियम में परिवर्तन करते हुए बताया गया कि नहीं, 3 साल का 2 कार्यकाल पूरा कर सकता है, यानी 3-3 6 साल तक कोई व्यक्ति अध्यक्ष रह सकता है। साथ ही भाजपा अपने अध्यक्ष के प्रति एक नई नीति रखती है, एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, यानी एक व्यक्ति एक ही पद रख सकता है। जैसे राहुल गांधी अध्यक्ष भी होते हैं और साथ में वो कोई मिनिस्टर का भी पद ग्रहण कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप जब अध्यक्ष होंगे तो आप केवल अध्यक्ष होंगे। इसीलिए जब गृह मंत्री अमित शाह अध्यक्ष थे, तो जैसे ही वो गृह मंत्री बनते हैं उन्होंने अध्यक्ष पद को त्याग दिया था। जेपी नड्डा को प्रतिस्थापित करके नितिन नवीन नए अध्यक्ष बनते हैं, जिनकी उम्र 45 साल है। भाजपा के सबसे युवा अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, यह नेतृत्व परिवर्तन दल की संगठनात्मक रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।
हालांकि ये पॉलिटिक्स की बात है, लेकिन इनका नाम और क्योंकि ये सबसे नए अध्यक्ष हैं, ये महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्रदेश का सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, या इस तरह की पार्टी का सबसे युवा अध्यक्ष कौन है। अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं बनी है भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही एक बार दलित अध्यक्ष बना है जो दक्षिण भारत से भी था, उनका नाम संत लक्ष्मण करके कुछ था, आप देख लीजिएगा। दिल्ली में आपातकालीन सेवाओं का उन्नयन ERSS 2.0 का शुभारंभ। दिल्ली में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम लागू की गई है। 112 नंबर की नई व्यवस्था बनाई गई है जिससे इमरजेंसी में तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। श्रम संहिताओं का कारपोरेट प्रभाव, आपको पता है 4 नई जो श्रम संहिताएं थी जिनको लागू किया गया था नवंबर महीने में, उनका प्रभाव अब दिखने लगा है। उनका प्रभाव क्योंकि उसमें आपको पता है किस तरह की चीज़ें थी, आपको वर्क प्लेस को मेंटेन करना था, गाइडलाइंस मेंटेन करनी थी, रूल्स बनाने थे, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रदान करना था, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाना था, मैनेजमेंट सिस्टम बनाना था, ऑडिट करना था, इंडस्ट्री को सपोर्ट करना था, कॉरपोरेट अफेयर को रेगुलेट करना था। तो ये सारे कामों में पैसा लगता है। ये सारे मानकों को दुरुस्त करने के लिए आपको अपने लाभ का, जिसे अभी आप लाभ के रूप में अर्जित कर रहे थे, उसका कुछ हिस्सा इसमें लगाना पड़ता है। उसका प्रभाव भारतीय इंडस्ट्री पे नकारात्मक रूप से सामने आया है। IT कंपनियां की मुनाफों की जो मुनाफे में कमी की रिपोर्ट आई है, जबकि होटल्स में 55 करोड़ का प्रभाव दर्ज किया गया है। जो इसकी लागत बढ़ी है सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। शेयर मार्केट भी वर्तमान में आप देख रहे हैं किस स्थिति में है। इस वैश्विक परिस्थितियों के साथ साथ ये भी इसमें उत्तरदायी है। हालांकि भविष्य की नीतियां हैं ये, भविष्य में आवश्यक, भाई आपको अगर विकसित राष्ट्र बनना है तो ये मानक आपको पूर्ण करने ही होंगे, करना ही था, आज नहीं तो कल तो करना ही था। कल और कीमत चुकानी पड़ती है, अभी तो काफ़ी कम कीमत चुकाकर संभवतः आप अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे, लेकिन अगर आप समय में देरी करेंगे तो आपको और भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। फ़ोनपे का IPO भारतीय फिनटेक का मील का पत्थर बनता है। सेबी इसे अथॉरिटी देती है कि फ़ोनपे अपना IPO ला सकता है और निश्चित रूप से ये, इसकी अनुमानित लागत जो है $15 बिलियन की है। फ़ोनपे का IPO मूल्यांकन भारतीय फिनटेक क्षेत्र की परिपक्वता को दर्शाता है। यह घटना भारत में डिजिटल भुगतान क्रांति की सफलता का प्रेरक है कि किस तरह से फ़ोनपे ने अपने आप को मजबूत किया है और अब वो IPO लाने की स्थिति में बन गया है। नासा का सनराइज मिशन, नासा सौर अध्ययन में नवाचार की स्थिति बनाते हुए नासा के सनराइज सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट मिशन ने महत्वपूर्ण परीक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। 6 छोटे छोटे उपग्रहों का समूह अंतरिक्ष में एक विशाल रेडियो टेलीस्कोप की तरह कार्य करेगा। यह इंटरफेरोमेट्री, ये जो तकनीकी शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है यूपीएससी के लिए। यूपीएससी के लिए तकनीकी शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, का उपयोग करते हुए सूर्य से निकलने वाले रेडियो विस्फोट को ट्रैक करेगा। क्या होता है ये इंटरफेरोमेट्री? खगोल विज्ञान में कई दूरबीनों, ध्यान रखिएगा इसको, दूरबीन 1 2 3 4 5 6, ये रहा अपना सन, ठीक है। ये अलग अलग दूरबीनें हैं जिन्होंने सन का अलग अलग पिक्चर लिया है, ठीक है। बाद में क्या करते हैं, इन सारी छोटे छोटे पिक्चर्स को, एरिया इनका ऐसा रहता है कुछ, ताकि एक लगभग कवर होता है एरिया। फिर से बना देता हूँ, बनाने में थोड़ा गलती हो गया, पिक्चर बना देता हूँ मैं फिर से। हाँ चलो देखो, आ जाओ, देखो ये सन है हमारा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने यहाँ से यहाँ तक लिया, 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 इसने यहाँ से यहाँ तक लिया। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, इस तरह के जब छोटे छोटे पिक्चर्स अलग अलग जो वो होते हैं रेडियो टेलीस्कोप, अलग अलग जब टेलीस्कोप अलग अलग सिग्नल से अलग अलग पिक्चर लेते हैं, बाद में इन सारी दूरबीनों के डेटा को जोड़कर एक विशाल उच्च रेजोल्यूशन चित्र बनाने की तकनीक को बोलते हैं इंटरफेरोमेट्री। इंटरफेरोमेट्री क्या है? विभिन्न पिक्चरों को मिलाकर एक हाई रेजोल्यूशन पिक्चर को बनाना इंटरफेरोमेट्री कहलाता है। यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक होते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछना, तो ध्यान रखिएगा इसको आप।
एआई ने आवारा पशुओं का प्रबंधन, अहमदाबाद का नवोन्मेषी समाधान है। अहमदाबाद ने एआई का प्रयोग करते हुए आवारा पशुओं के प्रबंधन की एक प्रक्रिया जारी की है, जिसमें गुजरात के अहमदाबाद में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक अनूठी तकनीकी समाधान लागू किया गया है। एआई संचालित सीसीटीवी नेटवर्क और चेहरे की पहचान तकनीक का उपयोग कर पशुओं की पहचान और निगरानी की जाएगी। निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय कार्य है। माघ गुप्त नवरात्रि तृतीया तिथि का महत्व, आप समझिए कि गुप्त नवरात्रि की तृतीया तिथि पर देवी ललिता, त्रिपुरा सुंदरी जिन्हें बोलते हैं, की विशेष पूजा का विधान है। ज्ञान और शक्ति का प्रतीक देवी ललिता को ज्ञान, शक्ति, सौंदर्य की अधिष्ठात्री माना जाता है और इनकी पूजा की जाती है माघ गुप्त नवरात्रि पे। श्री शिव कुमार महास्वामी जी स्मृति दिवस, आपको बताएं ये जो शिव कुमार महास्वामी जी थे, इनका 7वां स्मृति दिवस समारोह मनाया जा रहा है। 2019 में इन्होंने देह को त्यागा था। कर्नाटक के तुमकुरु स्थित श्री सिद्धगंगा मठ, ये जो सिद्धगंगा मठ है, इसमें श्री शिव कुमार महास्वामी जी के 7वें स्मृति दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन इस समारोह में शामिल होने पहुंचे। आपको बताएं शिव कुमार महास्वामी के बारे में, इनका जन्म होता है 1907 में और इनकी मृत्यु होती है 1919 में। लगभग 111 साल ये जीवित रहे और इन 111 सालों में इन्होंने त्रिविध दासोही की उपाधि धारण की। त्रिविध दासोही, त्रिविध दासोही, त्रिविध दासोही का क्या मतलब होता है? इसमें 3 तरह की बातें समझ लेते हैं। अन्नदान, अन्नदान, ज्ञानदान और निवास, आश्रयदान। इन्होंने आश्रय दिया, ज्ञान का दान किया और अन्न का दान किया अपने पूरे जीवन काल में, इसलिए इन्हें त्रिविध दासोही से सम्मानित किया जाता है। इन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के सिद्धगंगा मठ के मठाधीश थे, जिनकी 7वीं स्मृति में हमारे उपराष्ट्रपति पहुँचे हैं सम्मिलित होने के लिए। इसी के साथ आज के सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। आपको बता दें कि हम घटनासार जो अर्धवार्षिक घटनासार आई है, उसका करंट अफेयर का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पर डे का एक रिवीजन का छोटा छोटा पार्ट हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे। आप टेलीग्राम को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, जिससे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने रिवीजन को मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद।